अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आ जाएगा। ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे, अभी देखो ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके। आज जो हमें करना है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस वन, ये वाला हमें आज करना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आएगा, अभी लोड होके ये आ गया, देखो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो ये टॉपिक आप कर रहे हैं आज। देखिए जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 1991 में हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और उसके वजह से बहुत सारे बदलाव हुए। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एलपीजी लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और तीनों के बारे में मैंने बताया था कि लिबरलाइजेशन किस तरह से चीजों में ढील दे देता है, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं, प्राइवेट को ज्यादा रोल दिया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। और इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया की मार्केट एक मार्केट हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके जो इम्पैक्ट है, इसमें मतलब ये जो लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसके वजह से क्या क्या चेंजेस आए और उस चेंजेस की वजह से मतलब क्या क्या दिक्कतें आई या इससे क्या फायदा हुआ, ये सारे इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, एक मिनट, इसको लेजर पॉइंटर को कर लेते हैं क्लिक। ठीक है, अब आप देखो, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखिए जो ये पॉलिसी आई ना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 1991 की वजह से, इसमें कहा गया है कि चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट आया काम करने के तरीके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्रीज थी उनका काम करने का तरीका ही बदल गया, ठीक है। अब वो क्या क्या इम्पैक्ट आया, वन बाय वन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आया बेटा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखिए जब 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इससे कंपटीशन एकदम बढ़ गया। कंपटीशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि लाइसेंसिंग को आसान कर दिया गया, सबको लाइसेंस देने लग गए। और फॉरेन जो बाहर की कंपनियां, विदेशों की कंपनियां थी, वो हमारे इंडिया मार्केट में आने लग गई। तो जो हमारे इंडिया की कंपनियां थी ना, उनको एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि अगर हम लोग अच्छे से नहीं काम करेंगे और तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो इंडिया की जितनी भी कंपनी थी ना, उनके अंदर मतलब एक तरह से ऐसा फीलिंग आया कि हमें बहुत अच्छा करना है, नहीं तो हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, 1991 से पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो आप अंदर ही अंदर बिजनेस करते थे, आपको बाहर से कोई कंपटीशन इतना मिलता नहीं था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन किया गया तो बहुत सारी ढील दे दी गई, और मैंने बताया था आपको कि दुनिया की सारी मार्केट एक मार्केट हो गई। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आने लग गई। तो हमारे इंडिया में जो कंपनियां थी ना, उनको पता चल गया कि अगर हम क्वालिटी अच्छा नहीं देंगे तो हमारी तो दुकान हो जाएगी बंद। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन आने लग गया। तो पहला इम्पैक्ट समझ में आ गया कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 की, उसके आने की वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया। और लिख देना कि फॉरेन मार्केट्स आ गई, मल्टीनेशनल कंपनियों ने एंट्री मार दी, और उसके वजह से जो हमारी इंडिया की मार्केट थी, इनको बहुत ज्यादा टक्कर मिलने लगी और इनको बहुत हर जगह से कंपटीशन फेस करना पड़ा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या है बेटा, कि मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अगर आप देखोगे ना, कस्टमर कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लगे। अब आज की डेट में देखो ना, हम लोग कितना डिमांड करते हैं, ठीक है। आज देखो हुआ क्या कि जब बाहर की कंपनियां आने लग गई ना इंडिया में, तो लोगों के पास बहुत सारा चॉइस हो गया। और बहुत सारा चॉइस होने की वजह से मतलब एक दो चीजें हुई, एक तो उनको चॉइस ज्यादा मिलने लग गई। अच्छा, दूसरी बात, वेल इन्फॉर्म्ड हो गए, मतलब उनको काफी इंफॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त होने लगी कि ये कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इसकी खास बात ये है, फीचर्स हैं ये वो। तो इसीलिए जो लोग हैं ना वहाँ पे, जो कस्टमर थे इंडिया के, बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे, और उनको ये हुआ कि नहीं, हमें तो बेटर क्वालिटी चाहिए। तो अब जैसे आज की भी डेट में आप देखिए, अब हम लोग इतने सारे वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है, तो लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं, कई जगह से डिमांड आ रही है कि हमें मतलब सारी कंपनियों की वैक्सीन लेने की वो होनी चाहिए, मतलब ठीक है, पावर होनी चाहिए। तो कई लोग डिमांड कर रहे हैं, आप देखोगे फाइजर की डिमांड हो रही है क्योंकि उसकी एफिकेसी 95% से ज्यादा है, तो कई लोग बोल रहे हैं फाइजर आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, मैं यहाँ घर में बैठ के सोच रहा हूँ कि ये कनाडा वाली वैक्सीन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, स्प्रे मार लो, अपना काम खत्म करो। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो स्प्रे लगा लो। और पढ़ा है ना इसके बारे में आपने, नोजल स्प्रे टाइप का होता है, स्प्रे कर दो तो कह रहे हैं कि पहली बार में 75% के आसपास वायरस खत्म कर देगा, और फिर दूसरी बार में 3 बार में खत्म।
तो इंडिया में अगर ये आ गया, अब उस पर ट्रायल वैसे तो चल रहा है सक्सेसफुली, अब देखो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। कस्टमर बहुत हर चीज में डिमांड करते हैं। आप घर में पेरेंट्स आपके लिए फोन लेंगे तो आपकी भी डिमांड एकदम अलग ही हो जाती है। कोई कहेगा मुझे आईफोन चाहिए, कोई कहेगा मुझे सैमसंग का फोन चाहिए, मतलब अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, तो ये चीज आती है। ये किस लिए आई? क्योंकि 1991 के बाद जितनी भी फॉरेन कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो इंडिया मार्केट में आने लग गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई भारत में बहुत ज्यादा आबादी है, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे और कमाई ज्यादा होगी, सामान का सेल ज्यादा होगा। आप देख लो ना, इंडिया में सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं मोबाइल फोन। चाइना में भी इतना नहीं हो रहा है जितना इंडिया में हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा है। हालांकि देखो गांव में कई लोग फोन नहीं रखते हैं, और ठीक है, उसके बाद भी इतनी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 136 करोड़ के आसपास। तो मोबाइल फोन की डिमांड कुछ ज्यादा ही है, हर एक चीज की डिमांड है। तो इसीलिए यहाँ पे कस्टमर के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। तो ये दो इम्पैक्ट आए। पहला क्या आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात तो ये हुई कि कंपटीशन बढ़ गया अचानक 1991 के बाद, क्योंकि बाहर की कंपनी आ गई। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कस्टमरों के भाव बढ़ गए, मतलब कस्टमरों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उनको कई तरह की चॉइस का मौका मिलने लग गया, वाइडर चॉइस मिली उनको, डिमांड उनकी बढ़ी। तीसरा आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अभी क्या हुआ, 1991 के बाद जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो उसका तीसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलने लग गई। ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव मशीनरी एंड बेटर क्वालिटी। एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी, इससे क्या हुआ, क्वालिटी अच्छी आने लगी। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, ये देखो टेक्निकल चेंज इन प्रिंटिंग मशीन। पहले की प्रिंटिंग मशीन देख रहे हो, इस हालत में थी। ठीक है, जूम करके देख सकते हो स्क्रीन को, कि आपकी जो पहले वाली जो मशीन थी, आपकी मशीन एकदम अलग थी। आप देखो इस तरह की थी। आजकल जो प्रिंटिंग मशीन है इस तरह की है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस आपको जो भी प्रिंट करनी है ना, बुक को प्रिंट करनी है तो बुक को रख दो, और उसमें लिख दो पेज नंबर फलाना टू फलाना, इतने पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस डाल दो, वो अपने आप पलट सलट के आगे पीछे बैक जो भी फ्रंट वो करना है उसको प्रिंट प्रिंट निकाल के नई बुक बना के स्टेपल करके दे देगी। और बोलो, समझ में आ गया है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो आजकल ऐसी प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं। अब टेक्नोलॉजी ऐसे बदलती जा रही है। आप टीवी देख लो, कोई भी सामान देख लीजिए, आप टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गए। ठीक है, तो स्मॉलर फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद दीज रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब दिक्कत क्या आती है कि जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, ये सब टेक्नोलॉजी के आने से उनकी ज्यादा हालत खराब होती है। एक तो पहले ही कंगाल रहते हैं, ठीक है, और ऊपर से पता चला टेक्नोलॉजी, उन्होंने कोई नई मशीन खरीदी बड़ी मुश्किल से लोन वोन लेके, पता चला एक दो महीने के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे भी अच्छी क्वालिटी देने वाली। तो मल्टीनेशनल कंपनी तो अफोर्ड कर लेती है, उसके पास पैसा बहुत है। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां वो सरवाइव नहीं कर पाती, उनकी हालत हो जाती है खराब। और क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट अच्छा बनता है, तो इन बेचारों का बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो ये एक दिक्कत आने लगी। बट फिलहाल हमें बस ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जल्दी जल्दी बदलनी शुरू हुई। आज की भी डेट में देखिए आप, कितना जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है। ठीक है, अब आप देखो, इंडिया हमेशा लेट रिएक्ट करता है, मुझे मतलब आपने देखा होगा कोरोना में दिल्ली में खास करके क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी आप देखो, हॉस्पिटल्स ने प्लांट तक नहीं लगाए थे ऑक्सीजन के। अब आपने न्यूज में देखा होगा कल दो प्लांट लगे हैं। ठीक है, तो एक एम्स में लगा है, एक और आरएमएल हॉस्पिटल में लगा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हमें अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अब ये लोग जो ऑक्सीजन है वो भर भर के दूसरी जगह से लेके आते हैं, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, 100 तरह की प्रॉब्लम है। अब इसमें टेक्नोलॉजी बदल दी, अब इसमें क्या किया, सीधा प्लांट लगा दिया। और उससे क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली आप देखेंगे सीधा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है हॉस्पिटल्स में, और मशीन्स भी बहुत एडवांस है। मैं कल देख रहा था टीवी में कि आप देखोगे जब ऑक्सीजन की कम जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन क्रिएट करेंगी। अब इंडिया में अभी ये चल रहा है, बाहर से लेके आता है ट्रक, उसको कूल करके रखना पड़ता है, ट्रेन से ला रहे हैं, और लाते लाते लेट हो जा रहे हैं, और फिर पेशेंट्स बच नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना चाहिए, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे उतना ही अच्छा है।
तो ये हमारे 1991 की जो पॉलिसी है ना, उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ और लोगों को इसका बेनिफिट हुआ। अब कई लोग उस समय कह रहे थे कि नहीं टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, फलाना ढिंगना। अभी आप ये देख लो, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कंपनी भी तो दूसरी जो डोमेस्टिक कंपनी ये भी तो आगे आती हैं, इनको भी तो मौका मिलता है, इनको कौन मना कर रहा है, आप वो भी टेक्नोलॉजी खरीद के अपने आप को डेवलप कर सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। चौथा आता है, यहां तक किसी को डाउट है पीछे 3 पॉइंट में? एनीबडी, एनी पॉइंट? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेसेसिटी फॉर चेंज। चौथा इंपैक्ट पता है क्या आया गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस के ऊपर? लोगों को लगने लगा कि बदलाव जरूरी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, जो कि मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस बिकम टर्बुलेंट, अनस्टेबल हो गई मार्केट। मार्केट की जो जो डिमांड थी ना, जो दबाव था, वो अनस्टेबल हो गया। और इसके वजह से फॉर्म्स को समझ में आ गया कि भाई हमें मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, तो हमें कोई नहीं पूछेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा, और मुझे जो लगता है कि बहुत जरूरी रहा, वो ये रहा कि चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लगने लगा, आप जैसे यहाँ देख लो ना, ये पिक्चर में नेसेसिटी टू चेंज जरूरी है। फिश को भी अब एक ही इसमें रहेगी, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो दही काम से ही। बहुत जरूरी है कि चेंज आता रहे लाइफ में। तो बिजनेसेस को ये महसूस हो गया कि अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हमारी हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप देखेंगे आजकल जितनी भी कंपनी है, सब अपने आप को अनस्टेबल, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो फटाफट उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस क्लास? सर। ठीक है। अब फिफ्थ, पहले ये चारों एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा बेटा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उनके मतलब 1991 की जो इम्पैक्ट था वो क्या क्या था। पहला, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि फॉरेन कंपनी आने लग गई, तो उससे जो डोमेस्टिक कंपनी थी उनकी हो गई हालत खराब। दूसरा, कस्टमरों के नखड़े बढ़ गए, उनको डिमांड उनकी खूब तेज हो गई, उन्होंने कहा भाई इतना सारा सामान मार्केट में आने लग गया, तो उनकी चॉइस बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनको ना मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिलने लगी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी जो थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, ये अपना एड वैड अच्छे से देती थी, लोगों को इन्फॉर्म करती थी कि ये प्रोडक्ट का ये यूज है ये। तो इनकी डिमांड लोगों की वैसे उसी हिसाब से बढ़ने लग गई। फिर तीसरा है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इससे क्या, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत तेजी आई, चेंजिंग आया, और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है मशीन को इम्प्रूव करने लगी, बेटर क्वालिटी की डिमांड हुई। अब आप देखो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, क्वालिटी अच्छी बन रही है हर एक चीज की। तो स्मॉलर फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद दिस, मैंने बताई थी कि छोटे मोटे कंपनियों को दिक्कत होती है। फिर एक और हमने पढ़ा कि इसके वजह से नेसेसिटी फॉर चेंज आ गया, मतलब लोग, कंपनियों को लगने लगा कि अगर वो नहीं चेंज करेंगे तो लोग फिर उनको, मतलब उनके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। तो इससे क्या हुआ, फॉर्म्स को मॉडिफाई करना पड़ा अपना ऑपरेशन, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उसके तरीके को उनको बदलना पड़ा, और अगर नहीं बदलेंगे तो हो जाएगी उनको प्रॉब्लम। अब मैं एग्जांपल के लिए वही मैं बता रहा था आपको, अब जैसे ये ऑक्सीजन वाला जो मैं अभी चल रहा है, अभी आप देखो इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग, मतलब हॉस्पिटल भी बाई कर रहे हैं, ट्रक से आते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर वो मतलब ट्रक में, और उसमें ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब आप ये देखो, ये बहुत पहले चेंज हो जाना चाहिए था। अब नए नए जो प्लांट लग रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एयर से ले लेके उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का रास्ता, मतलब टाइम वेस्ट होने से बच गया, और जितना जरूरत है उतना ही होगा, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगा। और ऑक्सीजन जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको मेंटेन करके आपको टेम्परेचर माइनस में रखना पड़ता है, कम से कम माइनस में, आप कुछ नहीं तो 12-13 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा नहीं पता मुझे उसका, लेकिन इतना पता है कि माइनस में नहीं रखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो उसको आपको मतलब बहुत ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है, उसमें खर्चा बहुत। तो टेक्नोलॉजी यही है, नेसेसिटी टू चेंज। बिजनेस अगर नहीं करेगी, अब जो कंपनी ऐसा बना रही है जैसे राजस्थान में और कई जगह, उनकी बिजनेस अब, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया, जगह जगह प्लांट का उनको ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया, तो अब उनको प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ। फिफ्थ इम्पैक्ट ये आया कि नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। देखिए अभी क्या हुआ, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो 1991 से पहले जब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लाई थी, उससे पहले ना एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ट्रेंड की जरूरत नहीं होती थी, किसी भी तरह के एम्प्लॉय को रख लेते थे जॉब पे, और उनको ज्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते थे, काम कराना शुरू कर देते थे, कहते थे अपने आप सीखेगा। लेकिन आज की डेट में आप देखो ऐसा नहीं है। आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा डेवलप चाहिए। तो आप अगर बड़ी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं या कहीं सेलेक्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको
जो है बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट कराया जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब रख रखाव करना पड़ेगा जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। अगर मैनेजर हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको आपको बार बार विदेशों में भेजना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा compete कर पाएंगे। तो ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे कि द न्यू मार्केट कंडीशन डिमांड पीपल विद ग्रेटर कम्पीटेंस। आज की डेट में क्या हो गया है, जब 1991 की पॉलिसी आई तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कंपटीशन, जो लोगों को जॉब पे रखा जाता था, बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत पड़ती थी उनको, और उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, नए नए प्रोग्राम्स, उनको लैंग्वेज सिखाना, बिहेवियर कैसा होगा, किस तरह से रहेंगे, ये सारी चीजें सिखानी पड़ती। हर्षित गुलाटी क्लास में हो ना? हर्षित, हर्षित गुलाटी क्लास में हो क्या आप? होल्ड पे सर। हाँ, तो अभी वो बोल रहा था कि मैं स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ सर। तो स्टार्टअप ऐसे थोड़ी ना करा जाएगा, जो बच्चा क्लास में होल्ड करके रखा हुआ है वो तो कंपनी डुबा लेगा ना अपनी। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या अपनी कंपनी खुद की खोलना चाहते हैं, तो आपको आज की डेट में अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इक्विप करके रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू विल हैव टू आल्सो कंडक्ट लॉट ऑफ डेवलपमेंट सेशंस आल्सो। ओके, वहाँ पे आपको उनको लैंग्वेज स्किल्स, कैसे पार्टी अटेंड करनी है, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे बोलना है, मतलब अदर देन जॉब आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि उनके अंदर उस तरह का एक कल्चर आ जाए। आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनियां ये सब करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप देखिए उनका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, और उनका एक रहने का वहाँ तरीका जो है, वहाँ उनको एक अच्छा कल्चर बना देते हैं। पहले तो उनको कॉफी पिला पिला के नशेड़ी बना देते हैं, कॉफी के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं वो लोग। कैफीन, पता है ना आपको, कॉफी में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, और थोड़ी देर के लिए वो एनहांस कर देता है आपकी एनर्जी। तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉफी रख देते हैं, अब लोगों को आदत पड़ जाती है, कॉफी पीते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, एकदम डबल स्पीड से काम करते हैं। तो ये सारे स्किल्स आपको लेके आना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ, ये सब चीजें मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। आप वहाँ पे, आपके भाई बहन अगर जॉब कर रहे होंगे कहीं अच्छी कंपनियों में, तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह का कल्चर होता है, वीकडेज होते हैं, घूमने के लिए देते हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज, दे प्रोवाइड लॉट ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो। और ये उसका डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं बार बार, जब आप वर्क को टाइमली नहीं कर पाते हो तो आपको ट्रेनिंग भी अगर जरूरत है तो वो भी देंगे। और उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, और मतलब एचआरएम होता है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर होता है, वो इनको डील करता है, कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे हैंडल करना है। इस तरह की आजकल बहुत डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मार्केट ओरिएंटेशन। देखो, प्रॉब्लम क्या थी ना, पहले पहले ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में ना कंपनी ये देखती थी कि ये किसी भी तरह से मेरा प्रोडक्ट बन जाए, बाद में मैं किसी भी न किसी तरह से बेच लूंगा। लेकिन आजकल इसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। जब 1991 की जो पॉलिसी थी, उसके आने के बाद क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। अच्छा, कंपटीशन भी बढ़ गया, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन आ गया। तो पहले ऐसा था कि भाई प्रोडक्ट बन गया तो उसको कैसे भी बेचना है, कस्टमर को उल्लू बना के बेचो या कैसे भी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल देखा जाता है कि कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, और उसी तरह के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। जैसे सब, मैं एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लीजिए जापान है। तो जापान में आप देखेंगे बारिश बहुत होती है ना। तो अचानक बारिश होने लग जाएगी, मतलब रेनी, वैसा रहता है एनवायरमेंट। तो वहां पे क्या है, मोबाइल फोन ज्यादा कौन से सेल होंगे, जो वाटर प्रूफ होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे ज्यादातर फोन आप देखोगे वाटर प्रूफ बनाते हैं। क्योंकि इंडिया में तो हर जगह बारिश होती नहीं है, हर जगह तो मौसम राम है नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, पढ़ के आए हो ना अपना 11th 10th में? कहाँ होती है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। क्लास, सर ईस्ट पार्ट में। यस। मैंने नाम बताया बेटा, आप लोग सुन भी नहीं रहे हो लग रहा है। सर मानसूनी राम। क्लास, मौसम मानसून। राम, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, पहले चेरापूंजी थी। तो आप देखोगे, मतलब इस तरह की एरिया में आपको क्या लग रहा है, हमारे जैसा फोन कोई रख लेगा तो वो तो बेचारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उसका। तो आज की डेट में आप देखोगे प्रोडक्ट ऐसे ही बिक रहे हैं। कंपनियां पहले देखती हैं, कस्टमर को एनालाइज करती हैं, कस्टमर से राय लेती हैं, वहां के आसपास के एरिया में फीडबैक लेती हैं कि सर अगर हम आपको मोबाइल फोन बनाए तो कैसा पसंद करेंगे। वो बोलेगा भाई यहाँ पे देखो बारिश होती रहती है, मुझे तो वाटर प्रूफ चाहिए, बहुत दिक्कत हो रही है, दो फोन मेरे खराब हो गए। अच्छा भाई ठीक है, फिर कंपनी उस पर काम करना शुरू करती है और उस तरह का प्रोडक्ट उसको लॉन्च करके देती है। समझ रहे हो ना?
तो ये मार्केट ओरिएंटेशन कहलाता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी को एकदम चेंज कर दिया गया और बहुत तेजी से चेंज किया गया। तो इससे क्या होता है, जो कंपनियां हैं आजकल वही सामान बनाती हैं जो कस्टमर को जैसा सामान चाहिए। तो पहले कस्टमर से राय ली जाती है, फिर सामान को बनाया जाता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखा जाता था कि कौन सी चीज को आसानी से बनाया जा सकता है और किसमें ज्यादा कम पैसे लगेंगे और किसमें, और उसके बाद उसको बनाते थे। अब आप ये देखो, मोबाइल फोन का ही देख लो, कितने सारे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। फोल्डिंग फोन्स आ रहे हैं, फोल्ड कर दो मोबाइल फोन, है ना। और इस तरह की बहुत सारी चीज आ रही है। अब कई लोग शिकायत कर रहे थे यार इसको जेब में रखने में बड़ी दिक्कत है। कंपनी ने कहा अच्छा ठीक है चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फोल्ड करने वाला फोन बना दिए। मोड़ के रख दो उसको, फोल्ड करो, जेब में डालो, खेल खत्म। और कहीं कुछ मतलब यूज करना है तो उसको वापस से सही करके और फिर यूज कर लो। हल्के की लोगों ने डिमांड की, उन्होंने और हल्के बना दिए। ये सारी चीजें होती हैं, महंगा है लेकिन आपके हिसाब से बनाया जाता है। आगे बढ़े हैं। यस सर। नेक्स्ट देख सकते हो बेटा यहाँ पे, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। एक लास्ट जो इम्पैक्ट आया, जो एनसीईआरटी में इम्पैक्ट है ना वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो इम्पैक्ट आया, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। सरकार ने ना, जो पब्लिक सेक्टर थे, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी कंपनियां, उनके ऊपर कम पैसे लगाने लग गए। गवर्नमेंट ने ना इनके ऊपर बजट में कम पैसे एलोकेट करना शुरू कर दिए। ये सबसे लास्ट इम्पैक्ट हुआ कि अब जैसे आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बजट लगाना, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसके इसके ऊपर पैसा कम लगाने लगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब आज की डेट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन कौन सी है? LIC है, ठीक है। अब मतलब आप देखो, जो गवर्नमेंट ने जिन कंपनियों में पैसा लगा रखा है उन कंपनियों से अब धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कह रही है कि भाई जब तुम फायदा ही नहीं कराओगे तो हम क्यों तुम इसमें पैसे लगाएं। तो इतना ज्यादा बजट इनका नहीं रखा जा रहा है। अब जैसे रेलवे का ही देख लो, रेलवे में भी आप देखोगे तो रेलवे में क्या हो रहा है आजकल, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं किया है रेलवे को, लेकिन इसमें क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को रोल दे दिया है कि आप भी करो और हमें इतना मतलब पेमेंट फिक्स कर दिया है कि इतना आप इनकम में से हमें दोगे और हमारे ट्रैक पे आप ट्रेन रन कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले टाइम में और ज्यादा ये सब होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बजट देना कम कर दिया और इसके वजह से पब्लिक सेक्टर को जो है इतना रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल नहीं है। आ गया समझ में सबको? क्लास स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ तो सर। बेटा यही था यस सर। आज हमारी, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर पूरा। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछो, स्क्रीन पे मैं उसको समझा दूंगा फिर से। आज का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब कुछ नहीं रहा इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ पार्ट हट भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हटेगा। लेकिन अभी सर CBSE सो रही है आराम से, जब जागेगी तो आपको बताएगी कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। तब तक आप सब करते रहो क्लास। ठीक है सर। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ और जो जो मैंने ये कराया है इसको अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल लिखा करो। मतलब नेट पे सर्च करो अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा और उसको लिख लिया करो नोटबुक में, ठीक है। तो काफी इफेक्टिव आंसर हो जाता है और आपको थोड़ा कंसेप्ट भी और डेप्थ में आ जाता है, ठीक है। सर्च करोगे, ढूंढोगे तो और अच्छे से करोगे। क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में मैं ज्यादा नहीं लिखा मैंने, बट आपको जब नोट्स बनाना है मैंने सिर्फ स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट लिखा है। आपका काम है कि इसको और मतलब इम्प्रेसिव बनाओ। आपके पास बुक्स हैं, DOE की नोट्स है, सब अवेलेबल है मटेरियल। आप और इसको इफेक्टिव बनाना। वैसे ये काफी हद तक सफिशियंट है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल होना चाहिए, थोड़ा ऐड करना है, तो यू आर ऑलवेज फ्री टू डू सो। पूछना है बेटा किसी को कुछ, कहीं भी, पीछे का भी पूछ सकते हो। वी आर हैविंग टाइम नाउ, हमारे पास है 6-7 मिनट। पीछे का किसी को पूछना है कहीं से भी? नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। चलिए बताइए, डिमोनेटाइजेशन कौन सी तारीख को किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा? 8 नवंबर। 8 नवंबर। बहुत बढ़िया है, इसका मतलब तो बना रहे हो नोट्स। कितने बजे किया गया बेटा, याद है?
किसी को टाइम सर 9-10 9-10 बजे। बजे 8-9 बजे। 9, अरे मतलब 8-9 बजे तो नहीं किया, इतना तो मुझे क्या। 10-11 बजे। 8 बजे। ये बताओ, सुनो, प्रधानमंत्री की एक आदत है पता है, सारे काम 8 बजे ही करते हैं मेरे ख्याल से। क्या सर्च करके देखें? अरे मैंने बता दी, फिर सर्च की क्या जरूरत। क्या बताइए आपने? 8 o'clock। और देख ही लेते हैं जब देख ही रहे हैं। ये देखो 8:15। हाँ, अब ये बच्चा एक 8 बजे बता रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन से क्या क्या मतलब किस लिए किया गया था, कौन बताएगा? डिमोनेटाइजेशन बेसिकली करप्शन किस को लिए? हटाने के लिए। पहला पॉइंट करप्शन, ब्लैक मनी, ब्लैक करप्शन, मनी। ब्लैक अच्छा मनी और टैक्स के लिए। ठीक है, और कुछ? फेक नोट्स को बंद करने के लिए। इलीगल एक्टिविटीज ना हो पाएगा। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए, चैनलाइज कर सकें सेविंग को, है ना, टैक्स इवेजन को डिजिटल, स्टॉप किया जाए, डिजिटल बनाया जाए, ई डिजिटल हो ई गया। ट्रांजैक्शन। आज ई ट्रांजैक्शन देखो आज कितना हो रहा है, इसके वजह से कितना फायदा हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे ये सारी चीजें कुछ फायदा भी करके गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है पूरी तरह से ये मतलब हो पाया था डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल जितना गवर्नमेंट ने सोचा था? नो सर। नहीं हो पाया, नहीं मतलब सर। गवर्नमेंट के इरादे तो अच्छे थे, बट गवर्नमेंट कर नहीं पाई इसको सक्सेसफुली, काफी इसको क्रिटिसाइज किया गया बाद में, कई गरीबों की नौकरी गई बेचारों की। ठीक है, और कई जो एनजीओज है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज, उनका भट्टा बैठ गया, क्योंकि कई एनपीओ जो है बहुत मतलब गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग को भी खत्म करता है, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को भी खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये क्या डिमोनेटाइजेशन। होता है सर? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं सुना आपने? नहीं। मनी सुना मनी है सर। लॉन्ड्रिंग सुना होगा आपने, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है ना बेटा, कि जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कंसेप्ट मतलब टिपिकल है इसको समझाना में। इसमें आप बस सिंपल ऐसे समझ लो, जैसे मान लो एक आदमी जाके और सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया में जो भी वो कमाएगा, जब वो पैसा अपने यहाँ पे अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भेजेगा, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इस आदमी की इतनी इनकम है। ठीक है, और वहां पे भी क्या पता ब्लैक मनी से कमा रहा हो, मतलब इधर उधर से फ्रॉड भी तो कर सकता है कोई वहां पे, एकदम भक्त थोड़ी ना जाते ईमानदार। तो क्या पता सऊदी अरेबिया में उसकी कोई दूसरी बिजनेस भी हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी जो ब्लैक कमाई है, काली कमाई, उसको वाइट बनाने के लिए क्या कर सकता है कि किसी के थ्रू, मतलब इंडिया में कोई जानकार होगा उसका, उसको उसके थ्रू बोलेगा कि यार तू मेरे घर में ना इतने रुपए दे दे और मैं तुझे अपना पैसा ये किसी के थ्रू तुम्हारे को दे दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लो वो 1 करोड़ किसी संस्था को देता है, संस्था नहीं होती वो, एक्चुअली वो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, तो उनको दे देगा कि ये लो भाई 1 करोड़ रुपए, तो वो कहेंगे ठीक है हम 90 लाख रुपए आपके घर वालों को दे देंगे, और उसके लिए आपस में ना दोनों कोड शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और वो फोन करके अपने घर वालों को बता देगा कि ये पैसे देने आएंगे तो आपसे कोड पूछेंगे तो बता देना ये वाला कोड। तो बस वो वहां से एक एम्प्लॉय लेके आता है 90 लाख रुपीज, उसको बोलता है कि भाई कोड बताओ, वो कोड बता देता है, इससे पता चल जाता है कि उसी के घर का सदस्य है। वो उसको 90 लाख दे देते हैं, 10 लाख अपनी जेब में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल है ना बहुत ही खराब है, इससे गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है कि 90 लाख रुपए इसके घर में आ गए। अब वो उस पैसे को आराम से अपना इधर उधर खर्च करता रहता है, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है बेचारी को, टैक्स ले तो ले कैसे। अच्छा वहां पे भी फ्रॉड कर रहा है, वहां की भी कंट्री को नहीं पता चलेगा कि इतना कहाँ से कमा लिया इसने। तो इसी को मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया मैंने, बहुत आ गया समझ में क्लास? यस सर, आ गया। आ गया हाँ सर। ठीक है, अगर आ गया, इतने में आ गया तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और कुछ? सब बढ़िया हुआ। लिबरलाइजेशन बता दो। लिबरलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन मतलब
जब भी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पॉलिसियों में ढील देना, ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी जो कानून बनाए गए हैं ना, उन कानूनों में ढील दे दो, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, तो पहले गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, तो वो रेस्ट्रिक्शन को अगर आप कम कर देते हो तो उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैं दिखाई दूं स्क्रीन पे, ये रहा देखो, ये रहा, लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा बहुत सारे जो पॉलिसी बनाई गई होती है, कोटा रखा गया होता है, उस पे सरकार का कंट्रोल होता है। तो सरकार ने क्या किया, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है वो सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन पे ढील दे देना, छूट दे देना। जैसे पहले था कि भाई आप बाहर की कंपनी यहाँ इंडिया में आके नहीं काम कर सकती, उस पे ढील दे दिया। बाहर की कंपनी यहाँ इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकती, उस पे ढील दे दिया। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सरकार अपनी जो 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 रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको उनको रिलैक्स कर देती हैं, ढील दे देती हैं। अच्छा, इसका बेसिक एम क्या होता है कि बाहर की जो कंपनियां हैं जो आने चाहती हैं और यहाँ पे उनके लिए परेशानी है, वो परेशानी को हटा दिया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या क्या किए जाते हैं स्टेप्स, कुछ हैं इसके। पहला स्टेप ये है कि आप ना सबसे पहले तो लाइसेंसिंग खत्म कर दो, एबॉलिश कर दो, मतलब लाइसेंस के लिए जो रूल बना रखे हैं खत्म करो। फिर उसके बाद आपको ज्यादा स्केल पे कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा दो, पहले रेस्ट्रिक्शन रहती थी। इसके बाद आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से रेस्ट्रिक्शन हटा दो। पहले गवर्नमेंट ने ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से मना कर रखा था, तो उसमें मूव करना आसान हो जाएगा, ठीक है। प्राइजेस फिक्स कर दो, मतलब प्राइजेस पहले गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी थी, अब वो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है अब प्राइस फिक्स नहीं रहेगी, आपको जिस रेट में बेचना है बेचो, तो ये हो जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर थे उनको खत्म कर दिया, मतलब उसमें खत्म तो नहीं किया, ढील दे दी। जैसे आप मान लो कोई सामान आप यहाँ पे बना के और विदेश में भेजना चाहते हो, फ्रांस में, जर्मनी में, आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले गवर्नमेंट ने नहीं ऐसा रखा हुआ। तो इसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं, एक ऐसा तरीका जिसमें रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया जाता है, लाइसेंसिंग आसान कर दी जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो रूल्स हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, फालतू वाले। ये है। और कुछ? इसके अलावा और कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ठीक है, तो बस यही है आज की क्लास में, ठीक है। अब हम बंद कर सकते हैं, और इसके